Let's start off beta with factorization. The first thing, factorization. I hope the screen is visible to everyone. ये फैक्टराइजेशन जो है बेटा, इसका क्वेश्चन P1 में जो है हमारे पास लाजमी आया ही होता है, ठीक है। तकरीबन ऑलमोस्ट अराउंड 3 to 4 मार्क्स के लिए इसका क्वेश्चन जो है पेपर 1 में आया होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं जो हमारे पास आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ द टाइप कैन बी दैट देयर आर टू टर्म्स इन अ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में दो टर्म्स हैं तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू। टाइप 1 को देखते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा जी। टाइप 1 बेटा, टू टर्म्स। If there are two terms in a given question and they ask you to factorize completely, ठीक है, तो तब आपने क्या करना है। सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि पहली चीज़ होगी कि टेक कॉमन। अगर क्वेश्चन में दो टर्म्स हैं तो पहली चीज़ हो सकती है कि या तो आपने उसमें से कॉमन निकालना होगा, और जो सेकंड चीज़, आप अगर दो टर्म्स हैं तो आपने बेटा जी ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको देख करके बताता हूँ। पहले कॉमन वाली जो पहली टाइप है, टाइप नंबर 1 में जो फर्स्ट है, इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके साथ करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक 16 x पावर 3 y प्लस 4 x y पावर 3। अब ये देखें, इसमें सिंस यू कैन नॉट अप्लाई द सेकेंड वन, पहले देखा इसने हमेशा के पहले कैन यू टेक आउट कॉमन फ्रॉम दैट। अगर कॉमन निकल सकता है तो फिर हो सकता है दूसरे की तरफ आपको जाना ही ना पड़े। तो आप इसमें कॉमन देखें, हाँ जी बेटा जी, इसमें कॉमन बिल्कुल है, और वो कॉमन है 4। एक तो कॉमन है, ठीक है, दोनों जो हैं 16 और 4 दोनों 4 के टेबल में आते हैं। और सेकंड चीज़, इसमें 3x है और इसमें 1x है, तो 1x कॉमन है दोनों के अंदर, और y इसमें 1 है और इसमें 3 है, तो बेटा एक y भी दोनों में कॉमन है। अब अंदर देखें क्या लिखेंगे। अब आपने बड़े ध्यान से देखनी है बात को। ये 4xy को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि वो 16x क्यूब y बन जाए। पहली बात तो ये कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 बनेगा। दूसरी बात ये कि ये जो x लिखा है खाली, इसको x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, बिल्कुल ठीक है, x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x क्यूब बन जाएगा, और y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो y बन जाएगा। ऐसा ही है, y हम अंदर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी y को बाहर निकाला हुआ है, एक y को। ठीक है, बात समझ आ गई है आपको। आगे चलते हैं जी। अब यही 4xy को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कि ये सेकंड वाली चीज़ बन जाए, विच इज़ 4xy पावर 3। 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप बेशक यहाँ 1 भी लिख लें। एक x बाहर आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो x ही रहेगा, उसको किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो y जो है इसको किस से मल्टीप्लाई करवाएं कि ये y पावर 3 बन जाए। ये y पावर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये y पावर 3 बन जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो बेटा जान, ये आपका पहला पार्ट जो है ये सिंप्लीफाई हो चुका हुआ है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी कॉमन टाइप की। ठीक है, बड़े ध्यान से देखनी है जी जी। एक्स वाई पावर 3 माइनस वाई एक्स पावर 3। अब अगर आप गौर करें तो बेटा जान इसमें कॉमन है या नहीं, बिल्कुल कॉमन है। इसमें पहले वाले में 1x है, दूसरे वाले में 3x है, और पहले वाले में 3y हैं और दूसरे वाले में 1y है, तो दोनों के अंदर क्या कॉमन है।
दोनों में एक x है और एक y कॉमन है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब अगर आप मुझे देख के बताइएगा बड़े ध्यान से, ये बड़े आसान आसान से सवाल होते हैं, इसमें आप जल्दबाजी में अपने मार्क्स कटवाते हैं और अदरवाइज़ आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ठीक होते हैं। अब आपने यहाँ पर आपने एक्स वाई को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि एक्स वाई पावर 3 बन जाए। देखें वाई पावर 2 के साथ या वाई स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे एक्स वाई को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि वो वाई एक्स पावर 2 बन जाए। इस शाबाश, गुड। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 अगर आप लिखना भी चाह रहे हैं इसके साथ 1 एक्स स्क्वायर के साथ तो आप लिख लें, ठीक है, दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक फर्दर एक और चीज़ भी हो रही है, बड़े ध्यान से देखना है। ये जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, या ये वाली चीज़ के ऊपर ये जो सेकंड वाला पोर्शन है, ये जिसको मैं टिक भी कर रहा हूँ, ये भी अप्लाई होता है इसके ऊपर। अब ये इसके ऊपर कैसे अप्लाई होता है ज़रा ध्यान से देखना है। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको तो ऐसे ही लिख के भूल जाना है। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर वाले को देखें तो क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है, जी जी बिल्कुल, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, पहले वाले को और दूसरे वाले को ऐड करना है, और दूसरी ब्रैकेट में आपने क्या करना है, पहले वाले को और दूसरे वाले को माइनस करना है। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें पहला कौन है, y, और दूसरा कौन है, x, ऐसा ही है। आपने ब्रैकेट में पहली ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस करके लिख देना है, और दूसरी ब्रैकेट साथ ही इसके डाल देनी है, और उसमें इन दोनों को आपने u माइनस करके लिख देना है कि पहले वाला और बाद में दूसरे वाला। बात समझ आई है आपको ये वाली? जी बेटा, ये बात आपको समझ आई है? जी बेटा, जब बीच में माइनस का साइन हो और दोनों नंबर्स के ऊपर जो दो टर्म्स आपके पास आ रही हैं दोनों के ऊपर स्क्वायर प्रेजेंट हो, ठीक है। अब ये यहाँ से हम एक तीसरा क्वेश्चन करते हैं विच इज़ गोइंग टू बी वेरी सिमिलर टू दिस वन। ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल इसी जैसा होगा, ज़रा ध्यान से देखना है आपने। 7x स्क्वायर माइनस 63, देख रहे हैं आप? अब मुझे आपने बड़े ध्यान से बड़े अलर्ट होके बताना है कि प्यारे बच्चों इसमें कौन सी चीज़ है जो कॉमन है। ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये दोनों, शाबाश, ये जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों टर्म्स 7 के टेबल में आती हैं। तो आप ब्रैकेट डालेंगे, अब इस 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 7x स्क्वायर बन जाए। आप इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 63 बन जाए, इसलिए -9 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब आपने ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर चीज़ लिखी है ना, इसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल इग्नोर करना है, ठीक है। इसको बिल्कुल आपने इग्नोर करना है, ऐसे जैसे ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब अगर आप ब्रैकेट को गौर से देखें तो ये आप बिल्कुल ऐसा सा बना सकते हैं जैसे ये सेकंड चीज़ लिखी हुई है। अब आप इसे ऐसे कैसे बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी तो 9 ही होता है ना। अब ये देखें, ये बिल्कुल जैसी बन गई है, 2 टर्म्स वाली जिसमें माइनस भी है और जिसमें दोनों नंबर्स के ऊपर स्क्वायर भी है। अब आपने इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है जिस तरह मैंने ऊपर की थी और पिछले पार्ट में की थी। ये बाहर वाला नंबर बिल्कुल ऐसे लिख देना है, अंदर आपने इस ब्रैकेट की जगह पे एक दफ़ा इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है और एक दफ़ा इन दोनों नंबर्स को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, x प्लस 3 और एक दफ़ा x माइनस 3। बात फॉलो कर रहे हैं आप? अब इसी तरह इसी पोर्शन को लेके हम आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। 6, जी जी सर, अगर -9 की जगह -7 होता तो ये तो स्क्वायर नहीं बनता, तो आंसर वहाँ पे ही छोड़ दें। जी जी, फिर आप वहीं पर छोड़ दें। आपने जब 2 टर्म्स होंगी तो प्यारे बच्चे आपने ये बात याद रखनी है कि ये दो चीज कामों के अलावा और तीसरा कोई काम पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। फैक्टराइजेशन में जब दो, जी ये
ये मेंशन करें थे आप आधे भी तरह ये बेटा formula? आपने जहाँ तक जा सकते हैं आपने जाना है। पहले हमेशा कोशिश आपने करनी है कि यू विल टेक द कॉमन आउट। अगर वो कॉमन आउट निकालने के बाद अगर आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और उसके लिए आप नीचे वाली चीज़ को देखेंगे। ठीक है, पहले सर ये हमेशा बात जी बेटा आप हमेशा देखेंगे इस ऑर्डर के अंदर। पहले आप हमेशा देखेंगे कि कॉमन निकलता है, अगर कॉमन निकलता है तो पहले वो निकाल लेंगे, फिर अगले स्टेप की तरफ जाएंगे आप। ठीक है, और सर ये 7 से मल्टीप्लाई करना है बाद में? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना, ये आपने ब्रैकेट्स बनानी है, इसी को तो फैक्टराइजेशन कहते हैं बेटा। ठीक है, फ्रैक्शंस में आ जाता होता है। अभी करते हैं, अभी देख लेते हैं। ठीक है, वो सेम बात है वैसे। अच्छा ये देखें, इसमें पहली चीज़ आपने क्या देखनी होती है कि वेदर कैन यू टेक आउट समथिंग एज कॉमन फ्रॉम हेयर। इसमें कुछ कॉमन आप ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ये दोनों किसी चीज़ में भी कॉमन नहीं आते। आपने क्या करना है, अब इसको वो सेकंड चीज़ थी वो मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, ये देखिएगा ज़रा ध्यान से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों को एक दफ़ा ऐड कर देना है और दोनों को एक दफ़ा आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से हम इसको ऐसा बना लें। अभी हम इसको बनाएंगे ऐसा, ज़रा ध्यान से देखना आपने मेरे साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। जस्ट होल्ड ऑन, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये 16x स्क्वायर लिखा है, आपने इस 16x स्क्वायर की जगह पे ऐसा करना है कि इट कैन 16x स्क्वायर की आपने जगह ऐसा करना है सो दैट इट 16x स्क्वायर की जगह आपने ऐसा करना है कि ये एक ब्रैकेट फॉर्म में आ जाए जिसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर हो। वो क्या होगा जी, 4x होल स्क्वायर। अगर आप इसको वापस ओपन करेंगे तो ये वापस 16x स्क्वायर बन सकती है चीज़। ठीक है बात। और इसी तरह यही काम आपने इस 9 के साथ भी करना है। 9 को आप कैसे स्क्वायर बना सकते हैं? बिल्कुल ठीक है जी, 9 को 3 का स्क्वायर बना सकते हैं। 3 का स्क्वायर लिखेंगे वो 9 होते हैं। यस, अगर दो टर्म्स हैं प्यारे बच्चे तो ये काम करने हैं आपने। ठीक है, अच्छा बीच में ये देखें जी माइनस का साइन आ रहा है। अब देखें जब जी जी बिल्कुल, तो हमेशा फैक्टराइजेशन में सबसे पहली चीज़ आपने हमेशा देखनी है कि कॉमन है या नहीं। पहले तो सबसे पहले कॉमन को देखना है आपने। ठीक है, अब देखें इसके ऊपर ये वाली आइडेंटिटी को अगर हम अप्लाई करें तो वो बनेगा जी 4, ये पहले वाले नंबर और दूसरे नंबर को एक दफ़ा ऐड कर देना है और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 4x प्लस 3 और 4x माइनस 3, एक दफ़ा आप उसको ऐड करके लिख देंगे और एक दफ़ा आप उसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। अब ज़रा एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना है आपने। 1 माइनस 25 वाई स्क्वायर, 1 माइनस 25 वाई स्क्वायर, आपने क्या करना है, इसको अब आपने कन्वर्ट करना है। कॉमन निकलता सबसे पहले देखें, इसमें कॉमन नहीं निकलता तो दूसरी चीज़ आपने इसको आइडेंटिटी इस तरह ऊपर वाले की तरह बनाने की कोशिश करनी है। और आइडेंटिटी कैसे बनानी है, ये 1 को ऐसे कैसे लिखूं कि ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखा आ जाए। आप 1 होल स्क्वायर कर लेंगे और इसी तरह मुझे बताइएगा कि ये जो 25 वाई स्क्वायर है इसको भी बेटा जान 5 वाई होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, अब इनको फैक्टराइजेशन इनकी कैसे करनी है, एक दफ़ा इन्हीं को सब ऐड करके लिखना है, इन्हीं दोनों नंबर्स को, और एक दफ़ा इन्हीं दोनों नंबर्स को आपने सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। ये आपकी फैक्टराइजेशन इस पार्ट की कंप्लीट हो चुकी है, इससे आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर एक और करते हैं 6, एग्जाम्पल एक और करते हैं 6। आपके पास एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 4x माइनस 10। जी अब देखिए, सबसे पहले आपने देखना होता है कि इसमें कुछ कॉमन है या नहीं। इसमें बिल्कुल कॉमन है और ये दोनों 2 के टेबल में कॉमन है, तो हम 2 का टेबल 2 बाहर लिख लेंगे। ब्रैकेट के अंदर अब आप ऐसे लिखेंगे कि 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4x बन जाए। तो बेटा ये 2 को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x बन जाएगा। माइनस
शाबाश बेटा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -10 बन जाएगा। ठीक होगी बात। एक और लास्ट पार्ट करते हैं, आखिरी पार्ट इस तरह की एग्जाम्पल से रिलेटेड। अच्छा जी, लास्ट पार्ट करते हैं जी, 5x² -20। सबसे पहली चीज़ आपने क्या देखनी होती है, कॉमन निकालना है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो क्या कुछ कॉमन है इसमें, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो आप 5 का टेबल कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आएगा x²। बिल्कुल ठीक है। अब देखें अगर अब अब यहाँ पर कॉमन वाली चीज़ ख़त्म हो गई है। अब आप देखें कि यहाँ पर वो जो सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर वो सेकंड चीज़ को अप्लाई करने के लिए ये जो ब्रैकेट से बाहर 5 लिखा हुआ है, इसको फुल इग्नोर करना है आपने। ठीक है, इसको इग्नोर करना है आपने, लिख के छोड़ देना है इसको। अंदर वाली चीज़ को आपने स्क्वायर, अंदर वाली चीज़ों को आपने स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसे कि x का होल स्क्वायर x² होता है और इसी तरह 2 का होल स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, अब ये देखें, अगर आप बिल्कुल ऊपर वाली जो मैंने आपके पास फैक्टराइजेशन में आइडेंटिटी बनाई थी, ये बिल्कुल उसके जैसी बन गई है, x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। आपने क्या करना है फाइनल आंसर के लिए, इसको एक दफ़ा ऐड करके लिख देना है और एक ही दफ़ा इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है। इस एक दफ़ा आप x+2 कर देंगे और एक दफ़ा आप x-2 कर देंगे, और ये जो बाहर 5 था ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो होगी बेटा टाइप 1। टाइप जी पिछले क्वेश्चन में 5x तो कॉमन ही लेंगे बेटा, इस दूसरे वाले में x है ही नहीं, 20 के साथ x ही नहीं लिखा हुआ बेटा, तो किस तरह कॉमन आ सकता है। अच्छा जी, टाइप 2 आपके पास है कि इफ़ देयर आर 3 टर्म्स, ज़रा ध्यान से सुन रहे हैं आप, इफ़ देयर आर 3 टर्म्स, पहले कितनी टर्म्स के लिए आपको एक्सप्लेन किया था मैंने, 2 टर्म्स के लिए। जब भी 3 टर्म्स आएंगी आपने ये एक मेथड को याद कर लेना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसका नाम है मिडल टर्म ब्रेक, जिसको प्यार से मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्यार से मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, बड़े ध्यान से देखना, ये मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। x² + 7x + 12। अब आपको इस वर्ड से क्लियर हो जाना चाहिए, मिडल टर्म ब्रेक जो इन 3 टर्म्स के अंदर बिल्कुल दरमियान वाली टर्म है, आपने इसके 2 पीसेस कर देने हैं। अब ये बात समझ आ रही है, मिडल टर्म के पीसेस कर देने हैं। मिड टर्म विल बी इन 2 पीसेस, ये इसका मतलब है। अब 2 पीसेस जो हैं वो कैसे करने हैं, बड़े ध्यान से देखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपने देखना है जी, नहीं जी डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, आपने देखना है कि x², जी ये ज़रा देखिएगा, ये ज़रा देखिएगा जी, x² के साथ जो कॉफिशेंट है इसको पहले आपने मल्टीप्लाई करना है लास्ट नंबर के साथ। पहले x² के साथ जो कॉफिशेंट है आपने इसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट नंबर के साथ, जो इस केस में 1 × 12 है, विच विल बी इक्वल टू 12। ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो दरमियान में x लिखा हुआ है, इसके साथ क्या कॉफिशेंट है, दरमियान में जो कॉफिशेंट x के साथ लिखा है ये +7 है। ठीक है, अब आपने ऐसे 2 फैक्टर्स चूज़ करने हैं जिनको अगर आप ऐड करें तो 7 आए, और उन्हीं दोनों फैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। अच्छा, इसका आसान तरीका है, ये जो 12 है, ये जो मल्टीप्लाई करके चीज़ आई थी, आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। आसान तरीका क्या है इसकी, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें 12 की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस केस में 12 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आता है 2 टाइम्स 6 इज़ 12, फिर दोबारा 2 टाइम्स 3, और ये 3 1s are 3। तो 12 की बच्चे
प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 है। अब आपने इसके पेयर्स बना बना के देखने हैं कि कौन कौन से पेयर को अगर इकट्ठा करें तो 7 भी आता है, 12 भी आता है। जो इस केस में अगर आप गौर से देखें तो जी जी 2 इंटू 2 जो है वो देखें 4 है और 3 जो है वो एज इट इज़। अब अगर आप गौर करें तो ये जो 4 और 3 को अगर मैं ये दो फैक्टर्स चूज़ करता हूँ 4 एंड 3, तो 4 एंड 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो +12 आता है, और अगर मैं इन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड करूँ +4 और +3 को तो मेरे पास 7 आता है। अब मुझे पता लग गया कि ये जो दो नंबर्स थे जिनको प्लस माइनस करूँ तो वो क्या है 4 एंड 3। अब मैंने इनको क्या करना है, दरमियान वाली टर्म को जिसको मैंने ब्रेक करना है उसकी फॉर्म में लिख देना है। दरमियान वाली टर्म क्या थी, x² + 7x + 12। दरमियान में क्या था बेटा जान, ये +7x। अब ये जो दरमियान वाली टर्म है इसकी जगह पे मैंने ये जो दो फैक्टर्स हैं ये लिख देने हैं। ये कैसे लिखने हैं, +4x + 3x। अगर आप गौर से देखें तो +4x और 3x ऐड होके वापस 7x बनते हैं, ठीक है। तो हमने असल में क्या किया, वो जो दरमियान वाली टर्म थी उसको दो पीसेस में तोड़ दिया। दो पीसेस कैसे से, वो आपने अभी देखा है कि कैसे आपने डिसाइड करना है कि कौन से दो पीसेस हैं, और पहला और आखिरी टर्म आपने बिल्कुल वैसे ही लिख लेनी है। फर्स्ट एंड लास्ट जो चीज़ है वो आपने एज इट इज़ लिख लेनी है। ये देखिए मैंने रेड में एज इट इज़ लिख ली आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले दो में देखिए कॉमन क्या है, आपने देखना है कि व्हाट इज़ कॉमन इन द फर्स्ट टू और व्हाट इज़ कॉमन इन द लास्ट टू। पहले दो में कॉमन है जी x, अंदर आ जाएगा x + 4। अब अगर आपने देखें कि लास्ट टू में क्या कॉमन है, +3 कॉमन है, +3 कॉमन है, अंदर आ जाएगा x + 4। अब अगर आप गौर करें तो ये तो दो ब्रैकेट्स हैं, ये भी दोबारा कॉमन है, तो आप इन दोनों को उन दोनों ब्रैकेट्स की जगह पे एक ब्रैकेट लिख लेंगे, और बाकी जो जितनी चीज़ें आपके पास बची हैं, एक ये x है और ये +3 है, आप इनको एक दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे x + 3। ये पूरे चीज़ की फैक्टराइजेशन हो गई है जी। आपके पास जो क्वेश्चन था x² + 7x + 12, उसकी फैक्टराइजेशन होके ये वाली चीज़ बन गई है, ठीक है। अब ये देखिए जी सर, लेकिन एक चीज में कंफ्यूजन होती है कि सर पहले कौन सी वैल्यू डालें, क्योंकि सर हम +3x + 4x क्यों डालते बेटा कोई मसले वाली बात नहीं है। आप अगर जिस तरह आपने जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिखा है ना इन 4 टर्म्स को, पहले 2 का पेयर बना लेना है और फिर लास्ट 2 का पेयर बना लेना है। 2 के पेयर बना के आपने कॉमन निकालना है, ठीक है। सर अगर +3x + 4x लिखते हैं तो सेम आंसर आता है, दैट वुड नॉट हैड मेड एनी डिफरेंस एट ऑल। सर अगर आंसर सर मेरे इसका दोनों मतलब ब्रैकेट्स ब्रैकेट में अगर सेम आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर जी जी ठीक है जी। एक और पार्ट करते हैं, एक और ब्रैकेट्स में 3 आ रहा है वो सही है। जी। दोनों ब्रैकेट्स में 3 नहीं आ सकता ना। अगर आप इस तरह आप कह रहे हैं कि एक ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट्स में 3 पॉसिबल ही नहीं है, ये कॉमन वाले ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं आप इन ब्रैकेट्स की बात कर रहे हैं, तो हाँ जी यहाँ पे 3 आ सकता है। जी वो मेरे 3 आ रहे हैं हाँ कॉमन से बाहर। हाँ, तो तब भी बात यही बनती है ना को कॉमन वाले ब्रैकेट को एक दफ़ा लिखें और जो बाकी चीज़ें बच गई हैं आप उसको एक अलग ब्रैकेट में लिखें, ठीक है। सर अगर प्लस माइनस का फर्क आ रहा है तो बेटा उसको बार बार दोबारा रीचेक करके देखें। एक और क्वेश्चन करता हूँ जिसमें प्लस माइनस का फ़र्क होगा, देखिएगा ज़रा ध्यान से। x² + 6x - 16, ये नया क्वेश्चन है जी। आपने सबसे पहले आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। स्टेप्स को फॉलो करना है आपने। पहला स्टेप क्या है आपका कि आपने पहले नंबर का जो कोफिशिएंट है और जो लास्ट नंबर लिखा है, आपने पहले स्टेप में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 1 है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर के कोफिशिएंट को लास्ट नंबर के साथ। तो आपका आंसर आया यहाँ पे -16, और दरमियान वाले नंबर का विच इज़ x
उसका आपने कोफिशिएंट लिखना है, जो कि इस केस में है +6। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं, ऐसे दो फैक्टर्स किसके चूज करने हैं, 16 के फैक्टर्स। आपने 16 के फैक्टर्स चूज करने हैं सच दैट इफ यू मल्टीप्लाई दोज टू फैक्टर्स तो आंसर आए आपके पास -16 मल्टीप्लाई करके, और उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आए +6। मैं ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं 16 के फैक्टर्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जी, ध्यान से। 1 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 16, एक तो ये फैक्टर्स हैं। 1 मल्टी बेटा माइनस होता ही नहीं ना कुछ भी, बेटा ऐड ही होता है। अभी ज़रा देखिएगा, आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। असल में ऐड ही हो रही होती हैं चीज़ें। अच्छा जी, आगे देखिएगा जी ज़रा, एक तो वो फैक्टर है 1 और 16, और दूसरा फैक्टर है 2 और 8, तीसरा फैक्टर कौन सा है, 4 और 4। ठीक है जी, 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पे हमारे पास, 1 16 एक पेयर, 2 8 और 4 और 4। अब इन तीनों नंबर्स में से कौन सा फैक्टर चूज करूं जिनको ऐड करूं तो मेरे पास 6 आंसर आता हो। बेटा वो ये दरमियान वाला है, 8 और 2। अच्छा, अब आपने इनमें प्लस और माइनस का फर्क देखना है, जरा ध्यान से देखिएगा। 8 और -2, अब अगर आप 8 और -2 चूज करते हैं तो आंसर -16 भी आता है, और अगर आप 8 प्लस -2 करते हैं तो आंसर +6 भी आता है। बात फॉलो कर रहे हैं आप? एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरी ऑप्शन जो गलत है वो क्या है कि आप -8 और +2 को चूज करते। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -16 लाजमी आता है, लेकिन अगर आप इन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड करें तो आंसर आपके पास -6 आता है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो बेटा आपके पास दरमियान में -6 नहीं है, +6 है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ को बड़े ध्यान से फैक्टर चूज करने हैं कि मेरा फैक्टर जो है इट शुड सेटिस्फाई बोथ दीज थिंग्स। तो हमें पता लग गया कि हमारे फैक्टर में +8 और -2 है। तो अगला स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 यहाँ पे अब कर रहा हूँ आपके साथ। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, दरमियान वाले टर्म को ब्रेक कर देना है इन द फॉर्म ऑफ योर 2 फैक्टर्स। और वो 2 फैक्टर्स अभी हमने देखे कौन कौन से, एक +8 और एक -2। आपने क्या लिख देना है, +8x -2x। और आपने दूसरी चीज़ क्या करनी है कि पहली और आखिरी चीज़ को उसी तरह कॉपी कर लेना है। कर लिया? अब ये देखिए आपके पास 4 टर्म्स बन जाएंगी, आपने इनके 2 के पेयर बना देने। ये पहला पेयर है और ये दूसरा पेयर। आपने पहले पेयर में से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकलता है, ये देखिएगा जी, इसमें से x कॉमन है, हमने x + 8 अंदर लिख दिया। जो दूसरा पेयर है उसके अंदर -2 कॉमन है, और अंदर क्या आएगा, x + 8। ठीक है जी, -2 को किससे मल्टीप्लाई करूं जी, क्या कह रहे हैं ये? अच्छा ध्यान से आपने कॉमन निकालते वक्त ये देखना है कि ये देखें इन दोनों में माइनस का साइन कॉमन है। अच्छा, इससे एक और बात भी आप देख सकते हैं, जो भी साइन 3rd नंबर के साथ है वो यहाँ बाहर लाजमी आएगा। ये जो भी साइन यहाँ बाहर है ना 3rd नंबर के साथ, वो बाहर लाजमी आता है। अब इस केस में माइनस था तो माइनस था, और मैंने 2 भी साथ कॉमन निकाल लिया। अब इस -2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो -2x बन जाए, खाली x के साथ। और इसी -2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि -16 बन जाए। बताइएगा ज़रा ध्यान से कि -2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि वो -16 बन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा दूसरा नंबर को प्लस होगा तो माइनस में आंसर आएगा ना जी। फॉलो कर रहे हैं बात को कि ये +8 कैसे आया अंदर? अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, जो ब्रैकेट कॉमन है आपने उसको लिखना है एक दफ़ा, और जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें बच गई हैं आपने लिखना है उसको एक दफ़ा। तो आपके पास ये देखिए
पूरी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक होगी बात। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जिस तरह अभी आप नेगेटिव के ऊपर कंफ्यूज हो रहे थे, इन पॉइंट्स को आप लिख लें, इन रूल्स को आप याद कर लें बेशक अपने पास। अच्छा, पहला रूल क्या है, इफ द फर्स्ट नंबर, हमेशा फैक्टराइजेशन नहीं होती, जी, इफ द, डिफाइन में नहीं होती। नहीं, इफ द फर्स्ट नंबर, अब आप अगर आप कॉमन निकाल रहे हैं तो उसमें इफ द फर्स्ट नंबर ऑफ एनी ग्रुप, जो दो ग्रुप्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं उन दोनों में से किसी मतलब उन दो ग्रुप में से अब आप कॉमन निकालने लगे, इफ द फर्स्ट नंबर ऑफ एनी ग्रुप इज नेगेटिव, अगर पहला नंबर नेगेटिव है दो ग्रुप में से, इट इज कंपल्सरी टू टेक द नेगेटिव आउट। ठीक है, जिस तरह अभी आप देखें तो मैंने इसमें केस में भी मैंने यही किया है कि जो फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट नंबर के साथ साइन था वो मैंने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, कंपल्सरी टू टेक द नेगेटिव साइन आउट। सर अगर मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही तो हमने वो -b वाला लगाना है फॉर्मूला। बेटा वो 2 टर्म्स के लिए था, ये 3 टर्म्स के लिए है। वो 2 टर्म्स के लिए था, ये 3 टर्म्स के लिए है। जहाँ पे 2 टर्म होंगी तो वो 2 मेथड अप्लाई करने हैं, जहाँ पे 3 टर्म्स होंगी तो ये वाला मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो आपने ये है कि व्हेन वी टेक नेगेटिव कॉमन, जब आप नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लेंगे तो साइन इनसाइड द ब्रैकेट विल चेंज। ठीक है जी, जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लिया। ठीक होगी बात। अब इसी की 1-2 एग्जांपल्स हम और करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। ज़रा ध्यान से देखिएगा जी, इसकी एग्जांपल नंबर 3 कर रहे हैं हम, क्योंकि 2 एग्जांपल्स हमने ऊपर किए हैं अभी। थर्ड एग्जांपल है जी x² -8x -20। अब ये आप देख रहे हैं कि इसके साथ 3 टर्म्स हैं इस क्वेश्चन में। जब भी 3 टर्म्स होंगी तो आपके माइंड में एक ही मेथड स्ट्राइक करना चाहिए और वो मेथड है मिड टर्म ब्रेकिंग का। अब मिड टर्म ब्रेकिंग आपने क्या करनी है, आपको पहला स्टेप आना चाहिए कि पहले के साथ जो कोफिशिएंट है और जो आखिरी के साथ नंबर है, पहले आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं। तो इस केस में वो -20 आता है और फिर दरमियान वाले नंबर का, दरमियान वाले कोफिशिएंट के साथ, दरमियान वाली टर्म के साथ क्या कोफिशिएंट है, विच इज़ -8 फॉर दिस केस। तो बेटा मल्टीप्लाई करके -20 आए और प्लस करके -8 आए। अब आपने ऐसे 2 नंबर्स चूज़ करने हैं तो बड़े आसान है कि आप 20 के फैक्टर्स लिख लें। 20 के फैक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, 1 × 20, एक तो ये फैक्टर है 20 का, एक है 2 × 10, ठीक है जी, और तीसरा है 4 × 5। अब अगर आप देखें तो बेटा ये दो दरमियान वाला लिखा है मैंने 2 और 10, इनकी किसी हेल्प के साथ आप -8 भी बना सकते हैं। तो आपके जो 2 फैक्टर्स हैं वो क्या बनेंगे, -10 प्लस 2, इन्हीं की वजह से आपके पास -8 भी आएगा। इससे अगला स्टेप आपको मैंने बताया था कि जो दरमियान वाला टर्म है आपने इसको ब्रेक कर देना है, और इसको ब्रेक करके आपने क्या लिखना है, -10x प्लस 2x। ठीक है, और पहली और आखिरी टर्म को आपने बिल्कुल ऐसे ही कॉपी कर लेना है, x² और -20 एंड पे। जब ये देखें 4 टर्म्स बन गई हैं, अब आपने पेयर बना लेने हैं, पहले 2 का पेयर और फिर आखिरी 2 का पेयर। पहले 2 के पेयर में से कॉमन देखें जी क्या आता है, पहले 2 के पेयर में से x कॉमन है, अंदर x -10 आ जाएगा। अब आखिरी 2 के पेयर में से क्या कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन है, जो भी पहले टर्म के साथ साइन है वो बाहर आएगा, +2 कॉमन है, अंदर आएगा x -10। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक ब्रैकेट है जो रिपीट हो रहा है, वो है x -10, और जो दूसरे टर्म्स रह जाती हैं
वो एक सेकंड ब्रैकेट में आप एज अ कॉमन लिख लेते हैं अपने पास, ठीक है जी। यहाँ से आगे चल जी बेटा पूछें साथ। सर वो मैं कह रहा था कि हमें मल्टीप्लाई करें तो 20 आना चाहिए, तो प्लस माइनस करें तो 8 आना चाहिए। जी जी, प्लस करने पे -8 आना चाहिए, ठीक है जी। ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब एक लास्ट एग्जांपल करते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अगर क्वेश्चन में 4 गिवन हो तो फिर मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं। नहीं जी, अब फोर्थ टर्म पे मैं अभी आया नहीं हूँ, मैं इसके बाद फोर्थ टर्म अगर हो तो आपको समझाऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन है इसका, x² -xy -22y², ठीक है जी। अब पहले टर्म के साथ क्या कोएफिशिएंट है, 1 है, और लास्ट नंबर के साथ -2 है। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है 1 और -2 को, तो आपके पास क्या बन जाएगा, -2, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई करके -2 आना चाहिए, और दरमियान वाली टर्म के साथ अगर आप गौर से देखें तो -1 है, और दरमियान वाली टर्म के साथ -1 है, तो -1 आना चाहिए। अब आपने ऐसे दो पेयर्स निकालने हैं, दो फैक्टर्स निकालने हैं। 2 के तो अनफॉर्चुनेटली होते ही दो फैक्टर्स हैं, विच इज़ 2 एंड 1। 2 के तो फैक्टर्स ही दो हैं, कौन कौन से, 2 एंड 1। तो वो आपने इसमें तो 2 के तो यही फैक्टर्स हैं, तो इसमें अब आपने साइन को देखना है कि कौन सा साइन है जो आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, -2 + 1, तो दरमियान वाली टर्म की जगह आपने ये चीज़ लिख देनी है, विच इज़ -2xy + 1xy। और अगली चीज़ आपने क्या करनी है कि पहले वाले को एज इट इज़ लिख देना है, और लास्ट वाले को भी आपने एज इट इज़ लिख देना है। अब कॉमन निकालना शुरू करें जी। कॉमन कैसे निकालेंगे, पहले दो में देखें जी क्या कॉमन है इन दो, और आखिरी दो में देखें क्या कॉमन है। पहले दो में अगर आप गौर से देखें तो x कॉमन है अंदर में, बिल्कुल ठीक है जी। और आखिरी वाले दो में देखें, दूसरे वाले में y कॉमन है प्लस y कॉमन है। जो भी साइन शुरू में है वो कॉमन में आएगा, जो भी साइन शुरू वाले के साथ है, ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा, x - 2y। अगर आप गौर से देखें तो एक ब्रैकेट है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, उस ब्रैकेट को आप एक दफ़ा लिखें x - 2y, और जो बाकी चीज़ें रह जाती हैं विच आर ये वाली और ये वाली, इसको आप दूसरी ब्रैकेट में लिख दें x + y। तो बेटा ये आपकी फैक्टराइजेशन इस चीज़ की कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप 3 हम चलते हैं। टाइप 3 है बेटा आपके पास, इफ़ देर आर 4 टर्म्स, तो फिर आप क्या करेंगे। तो बेटा इसके लिए आप एक चीज़ को याद रख लें, और वो चीज़ है कि पहले उनके ग्रुप बनाएं और फिर उनको कॉमन निकाल लें, ठीक है। पहले आप ग्रुप बनाएं एंड देन टेक कॉमन, जी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख के सॉल्व करते हैं इसको। एग्जाम्पल है जी ax + ay -bx - by। अब आपने पहला स्टेप क्या करना है कि पहले 4 टर्म्स हैं जी, तो दो के पेयर बना लेने हैं। पहले दो का जो पेयर है इन दोनों में अलग कॉमन देखें, और जो लास्ट 2 का पेयर है इन दोनों में अलग कॉमन देखें। पहले दो का जो पेयर है इनमें कॉमन है जी a, अंदर ब्रैकेट के आप लिख देंगे x + y। अच्छा जी, और लास्ट 2 का जो पेयर है उनमें आप क्या करेंगे, लास्ट टू में अगर आप गौर करें तो b कॉमन है, और मैंने अभी आपको बताया था कि जो ग्रुप के साइन में शुरू में साइन होगा वो आपने कॉमन में लिख देना है, ठीक है जी, वो आपने शुरू में कॉमन लिख देना है। अब आपने क्या करना है, माइनस, और अंदर आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा x + y, बिकॉज -b को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो
माइनस बी वाई बन जाएगा प्लस वाई से। तो अगर आप गौर से देखिए तो बेटा एक ब्रैकेट है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, उस ब्रैकेट को आप एक दफ़ा लिख देंगे एज अ कॉमन, अंदर आप दूसरी ब्रैकेट में जो रिमेनिंग टर्म्स बच जाएंगी आप उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, ये आपके पास फैक्टराइजेशन उस चीज़ की कंप्लीट हो जाएगी इस क्वेश्चन की। अगर ये चीज़ आपके पास तब है जब आपके पास 4 टर्म्स हैं इन अ गिवन क्वेश्चन। इसकी एक और जी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है सर जी। सर वो वाले करेंगे जिसके अंदर बेटा हम रखेंगे बार इज इक्वल टू 0 आता है। बेटा मैं फैक्टराइजेशन करवा रहा हूँ, सॉल्व करना नहीं करवा रहा। वो तब होता है जब सॉल्व करना है आपने। ठीक है, अच्छा इसमें एक और इसमें एक और क्वेश्चन से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है वो लिख लें आप। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रूल है, नोट द रूल। और रूल क्या है आपके पास कि इफ़ देयर इज़ नो कॉमन, इफ़ देयर इज़ नो कॉमन, अगर पहले तो आपने देखे ना आपने ग्रुप्स बनाने हैं ना, और ग्रुप्स के बाद आपने कॉमन करना है। तो इफ़ देयर इज़ नो कॉमन इन द ग्रुप्स, तो फिर आपने क्या करना है, यू नीड टू रीअरेंज द टर्म्स। आप उन्हें रीअरेंज करेंगे सो दैट उनमें कुछ कॉमन आ जाए। अगर आप देख रहे हैं ना पहले 2 का जो आपने ग्रुप बनाया है उसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो आपने क्या करना है, यू नीड टू रीअरेंज द ग्रुप्स। ठीक है, सच दैट ऑल पॉजिटिव्स आर इन द बिगिनिंग, सारी जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो शुरू में हो, एंड ऑल नेगेटिव्स इन द एंड। ठीक है जी, इसकी एग्जाम्पल करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, 2y t माइनस 8ys माइनस ZT प्लस 4s। पहले तो देखें पेयर बनाएं, ज़रा पहले 2 का पेयर देखें और लास्ट 2 का पेयर देखें। क्या पहले 2 में कुछ कॉमन है? बिल्कुल है जी, दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं और y भी कॉमन है। आप इनमें से 2y कॉमन निकाल देंगे, अंदर क्या आ जाएगा, t माइनस s। ठीक है, t माइनस 4s, क्योंकि 2y को 4s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8ys बनेगा। अब नेक्स्ट 2 में अगर आप कॉमन देखें तो -2 कॉमन है, अंदर आएगा आपके पास t माइनस 4s। जी बेटा बताइएगा। बेटा ये z है, ये z है आपके पास, दिस इज z ओवर हेयर फॉर यू। आपके पास यहाँ पे कॉमन जो है वो क्या आएगा, आप बताएं, इज देयर एनीथिंग दैट इज कॉमन इन द 2? और ये भी z है, 4zs है जी। क्वेश्चन में तो जी दोनों में z कॉमन है जी, z आ जाएगा बाहर तो अंदर आ जाएगा 4s। अच्छा, अब हम इसमें से क्या करेंगे, जो ब्रैकेट आपस में कॉमन है उसको हम फिर से एक दफ़ा लिखेंगे, और जो दूसरी ब्रैकेट बच जाएगी 2y माइनस z, उसको दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। अच्छा, जो रीअरेंजमेंट वाली बात बता रहा था आपको, वो उसको देखते हैं हम, उसमें एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करते हैं। क्वेश्चन आपके पास 3t x माइनस 2sx प्लस 5ty माइनस 10sy। अच्छा जी, पहले 2 का पेयर बनाएं, दूसरे 2 का पेयर बनाएं। अब देखें जी, पहले 2 में कॉमन है जी, बिल्कुल कॉमन है। आपने रीअरेंजमेंट तब करनी है जब कॉमन ना हो। अब देखें, अगर आप यहाँ पे कॉमन है तो आप इनमें कॉमन निकाल लें, विच इज़ 3t x कॉमन है तो 3t माइनस 2s। लास्ट 2 में देखें क्या कॉमन है, प्लस 5 कॉमन है, और साथ में y भी कॉमन है। अंदर आपके पास क्या आ जाएगा,
बेटा ये 15 है, 15। हाँ जी, अब बताइएगा क्या आ जाएगा अंदर कॉमन। 3t माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 10 और साथ में s। अब ये जो ब्रैकेट है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, 3t माइनस 2s इंटू एक्स प्लस 5y। ठीक है, ये आपके पास ये सोल्यूशन है इसका, यहाँ तक सिंप्लीफाई हो जाएगा। जी बेटा बात समझ आ रही है आपको? ये जो बात अभी आप में से कोई कर रहा था कि आप में से कोई बात कर रहा था कि ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो बेटा फैक्टराइजेशन को ज़रा ध्यान से देखिएगा जी। फैक्टराइजेशन जो है सर बेटा क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज़ अपना माइक म्यूट कर दें। सर ये जी सर एक बात मतलब जी बेटा फैक्टराइजेशन का मतलब होता है आपने कॉमन निकालना है। जब भी फैक्टराइजेशन की बात होगी तो आपका आंसर ऐसे आना चाहिए, 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में, या एक ब्रैकेट होनी चाहिए उसमें जिसमें कॉमन वगैरह ब्रैकेट्स हों। जब आपसे वो बात करेगा सॉल्व की, तो आपने x के आंसर निकालने हैं। अगर एक आंसर आ रहा है तब भी, और जो कि लीनियर इक्वेशन की केस में होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, जिसमें x की पावर 1 होगी। अगर x की पावर 2 है तो उसमें 2 आंसर आएंगे x को सॉल्व करके। ठीक है, आपने सब सॉल्व करना होता है, तो इसका मतलब होता है आपने x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं जिसमें इसकी 2 वैल्यूज आती हैं, वो क्वाड्रेटिक होती हैं। जी जी, अब ये एक क्वेश्चन है जिसको मैं आपको फैक्टराइज भी करके दिखाऊंगा और फिर सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। ये देखिएगा ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब आपने चूंकि फैक्टराइजेशन करनी है तो मैंने आपको ऊपर 3 टाइप्स बताई हैं फैक्टराइजेशन की, जिसमें 2 टर्म्स हैं, जिसमें 3 टर्म्स हैं, जिसमें 4 टर्म्स हैं। अब इसमें 3 टर्म्स हैं तो यहाँ पर मिड टर्म ब्रेकिंग, मिडल टर्म ब्रेक का मेथड जो है वो अप्लाई होगा। आपने क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व किया हुआ है, इसके फैक्टर्स जो हैं वो 3 और 4 आते हैं, और वो 3 और 4 फैक्टर्स क्या हैं, 3x प्लस 4x प्लस 12। पहले 2 का पेयर और आखिरी 2 का पेयर बना लेंगे, x कॉमन है x प्लस 3, और लास्ट 2 में 4 कॉमन है x प्लस 3। अगर आप गौर से देखें तो बेटा इन ब्रैकेट्स में क्या बन जाएगा, जो ब्रैकेट्स कॉमन है उसे एक दफ़ा लिखेंगे, जो रिमेनिंग बच जाएगा उसे एक दफ़ा एक अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन जी, इसी तरह का एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्व x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर से देखें तो इसमें इक्वल टू 0 आ रही है बात। ठीक है, जब भी बात इक्वल टू 0 आएगी तो इसका मतलब है तब आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज फैक्टराइजेशन ही है जो वो कह रहा है। अगर आपके पास क्वेश्चन में इक्वल टू 0 नहीं है तो आप उसको इक्वल टू 0 बनाएं। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले इक्वल टू 0 का जी जी बेटा, जब भी वह सॉल्व करने की बात करेगा तो फिर इक्वल टू 0 उसका होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसकी पहला स्टेप इसकी फैक्टराइजेशन ही है। जब भी आपने सॉल्व करना है तो पहले स्टेप में आपने उसको फैक्टराइजेशन उसकी करनी है। पहले फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब वही कॉमन निकालें तो अंदर आएगा, बाहर x आ जाएगा, अंदर x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में भी x प्लस 3। वही कंप्लीट फैक्टराइजेशन करनी है हमने एंड तक, जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में की थी। ये देखें जी, फैक्टराइजेशन जब हो जाएगी अब आपने पास 2 ब्रैकेट्स आएंगे और वो दोनों ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 हैं। आपने इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख देना है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास 2x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक -3 और दूसरी वैल्यू -4। ठीक होगी बात, यहाँ तक क्लियर है सारी बात? अच्छा, इसी तरह बेटा आप एक और क्वेश्चन को कर सकते हैं जिसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म।
इसी क्वेश्चन को मैं आगे लेके जाऊंगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म तब आपने अप्लाई करना है जब वो आपको कहे कि आप एक्सप्रेस करें अपने आंसर को इन सम फॉर्म लाइक दिस, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। जब आपको कहे ना कि एक्सप्रेस करें अपने आंसर को इन दिस फॉर्म, तब आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म अप्लाई करना है। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने x वाली टर्म्स के नीचे यूँ छोटी सी लाइन लगा देनी है कि ये चीज़ें हमारी अलग हो गई हैं। आपने जब ये अलग हो जाएंगी तो आपने इनको आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करना है। आइडेंटिटी बेटा 3 है हमारे पास। एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी आइडेंटिटी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने ये जो दो टर्म्स जिनको हमने हाईलाइट किया है, हमने इनको आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करना है। आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले एक्स स्क्वायर, ये जो दूसरी टर्म है, पहले आपने इसका हाफ फाइंड करना है। जो भी इसका हाफ बनता है, इसका हाफ क्या बनता है 7/2। आपने ये दोनों ऐसे ही लिख लेने हैं, पहले दो। अब आपने ये जो हाफ की है चीज़, इसको आपने ऐड भी करना है और इसका स्क्वायर आपने ऐड करना है और इसी का स्क्वायर आपने यूं करके सब्ट्रैक्ट भी करना है, ताकि चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और उसके बाद आपने आखिर में वही चीज़ लिख देनी है जो क्वेश्चन के अंदर थी। ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो पहले 3 मिलकर आइडेंटिटी बना रहे होंगे, और अगर आप देखें तो ये पहली आइडेंटिटी बना रहे हैं। आपने इन तीनों की जगह पे ये चीज़ लिख देनी है x प्लस 7/2 होल स्क्वायर, पहली टर्म प्लस द लास्ट टर्म होल स्क्वायर। और ये जो आखिर में चीज़ें बची हैं दो, इनको आपने अलग से सिंप्लीफाई कर लेना है। ज़रा ध्यान से देख रहे हैं आप इनको ओपन करेंगे, ये बनेगा -49/4 प्लस 12। इनको सिंप्लीफाई करें, आप इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करें और आप इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें। ये क्वेश्चन आपके पास ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आई ऊपर से। कहाँ से बच्चे, दोबारा पूछें बेटा। शुरू से ही जब आपने ब्रेक डाउन किया बेटा आपने सबसे पहले स्टेप, पहले दो टर्म्स को अलग कर लेना है जिन दोनों के साथ x होगा। ठीक है। उन दोनों टर्म्स को पहले एज इट इज़ लिख लेना है, और जो उनमें जिसके साथ x लिखा हुआ है उसके कोफिशिएंट का आपने हाफ करना है। जो x के साथ कोफिशिएंट लिखा है ना आपने, उसका आपने हाफ करना है। हाफ कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है उसको। ठीक है। उसको डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद आपने उस चीज़ का स्क्वायर, जो हाफ आपने किया है उसका स्क्वायर आपने ऐड भी करना है और उसी का स्क्वायर आपने माइनस भी करना है। ये आप येलो में देख रहे हैं मैंने जो चीज़ लिखी है आपके पास। ठीक है जी जी, बीच वाले का, बीच वाला नहीं, जिसके साथ x लिखा हुआ है, जिसके साथ x लिखा हुआ है आपने सिर्फ और सिर्फ उसका करना है। ठीक है। उसके बाद आपने पहली तीन टर्म्स को आइडेंटिटी बना लेना है। ठीक है। पहली 3 टर्म्स को आपने आइडेंटिटी बना लेना है। और आइडेंटिटी कैसे, ये जो 3 आइडेंटिटीज़ लिखी हैं, इन तीनों आइडेंटिटीज़ में से आपने आइडेंटिटीज़ बनाना है। ठीक है। जो ये वाला केस है,
ये वाले केस में आइडेंटिटी नंबर 1 बन रही है, और आपने आइडेंटिटी नंबर 1 कैसे बनानी है, पहले वाली टर्म लिखनी है, ठीक है, और ये जो तीसरी टर्म है वो लिखनी है आपने, ठीक है, ठीक है। पहली टर्म है और दूसरी टर्म जो है वो आपने इन दोनों को ऐड करके इनका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। और ये जो बाकी टर्म्स बचेंगी आपने सिंपली इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये क्या बन रहा है, -49 प्लस 48 ओवर 4, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, x + 7/2 होल स्क्वायर। बात समझ आई है आपको। अब इन दोनों को इनको सिंप्लीफाई करके आपने आगे फर्दर लिख लेना है अपने पास। तो ये आपका जो आंसर है ये ऐसे लिखेगा, सर लेकिन वो आइडेंटिटी कैसे बनी? जी बेटा, नहीं कैंसिल नहीं हुए, कैंसिल नहीं हुए, उनको हमने यूटिलाइज किया है फॉर मेकिंग आइडेंटिटी, ठीक है जी। समझ आई बात की? हेलो, जी जी, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, आगे प्रभात। अब जी आ रही है। जी, आवाज़ आ रही है ना? यस सर। हाँ जी बेटा बताएं।